हमारे साथ जुड़ चुके बातचीत करने के लिए नवीन ठाकुर हैं, नेता बीजेपी, सूर्यकांत धस्माना जी हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष कांग्रेस के। दोनों का स्वागत है। नवीन ठाकुर जी, महंगाई और बेरोजगारी को लेकर सरकार को घेरने में लगे हैं कांग्रेस के और यूथ कांग्रेस के। देखिए आसिफ जी, बेरोजगारी तो कांग्रेस के नेताओं में हो गई है। कांग्रेस के सब नेता बेरोजगार हो गए हैं। जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद बेरोजगार हो गए हों, वो अपनी सांस्कृतिक उत्तर प्रदेश से बेरोजगार कर दिया उनको, बाकी सब प्रदेशों से धीरे धीरे बेरोजगार हो गए, साउथ में पहुंच के वहां से भी बेरोजगारी शुरू हो गई। तो ये तो कांग्रेस के नेताओं की बेरोजगारी है और आम जनता इनके साथ नहीं थी। केवल कांग्रेस के जो है नेता ये राजनीति करने के लिए चुनाव नजदीक हैं तो कुछ ना कुछ प्रोपेगेंडा करना ही है। लेकिन नवीन ठाकुर जी, ठीक है, आप विपक्षी पार्टियों को बेरोजगार कर रहे हैं, लेकिन आम जनता को तो रोजगार दीजिए। विपक्षी पार्टियों की सजा जनता को क्यों दे रहे हैं आप? नहीं, आप जनता को सजा क्यों दे रहे हैं विपक्षी पार्टियों को? नहीं, जनता की हम सेवा करने के लिए इस प्रदेश में आए हैं। जनता ने हमें अपनी सेवा के लिए यहाँ बिठाया और जनता की सेवा हमारी सरकार बहुत अच्छे से कर रही है। कितना रोजगार दे रहे हैं आप? आपने साल में 2 करोड़ हर साल रोजगार देने की बात करी। रोजगार के आंकड़े हमने जारी किए थे। 7 लाख से ज्यादा रोजगार जो है 4 साल में हमारी सरकार ने दिए हैं। आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के नेतृत्व में उनका जो प्राथमिक जो आज के समय में फोकस है वो केवल रोजगार पर है कि रोजगार जो है युवाओं को ज्यादा से ज्यादा मिले। और रोजगार के भी 2 पहलू हैं, एक तो रोजगार और एक स्वरोजगार। रोजगार में भी एक सरकारी और एक गैर सरकारी। देखिए, कोरोना काल के दौरान नौकरियां घटी, लेकिन उसके बावजूद प्रदेश सरकार ने अपने प्रदेश के नौजवानों के लिए स्वरोजगार के रास्ते खोले, उनको जो है ऋण मुहैया कराए। हमने बहुत सारे जो है ग्रोथ सेंटर खोले। हमने वोकल फॉर लोकल के भाव से जो है इसको आत्मसात करते हुए युवाओं को रोजगार दिए, लोकल रोजगार दिए। और स्वरोजगार के माध्यम से बहुत बड़ी संख्या में जो है युवाओं को हमने होम स्टे 2500 जो है आज हमारे युवा चला रहे हैं। और उन होम स्टे के माध्यम से अगर एक होम स्टे चलता है तो केवल एक युवक को रोजगार नहीं मिलता, वो अपने साथ 10 से 15 लोगों को रोजगार देता है और 10-15 परिवार जो है ये जो तथ्य आप पेश कर रहे हैं, क्या प्रदेश के लोगों के समझ में आता होगा जो आप कह रहे हैं इतना रोजगार दे रहे हैं? कोरोना काल में लोगों के पास रोजगार है नहीं, इससे पहले भी नहीं था। अब तो कोरोना, चलिए ठीक है, कोरोना के ऊपर सारी चीज आ गई। पेट्रोल और डीजल के दाम आप लगातार बढ़ा रहे हैं। जो प्रदेश जो अपना टैक्स लगाता है उसको घटाकर आप राहत दे सकते हैं। अगर केंद्र नहीं घटा रहा है, केंद्र अगर दूसरा पहिया जो है वो नहीं नरमी बरत रहा है, तो आप तो घटा सकते हैं, राज्य सरकार तो घटा सकती है। आपके सिर पे तो चुनाव है, अभी केंद्र सरकार के सिर पे चुनाव नहीं है ना। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव की राजनीति नहीं करती है, इस चीज से स्पष्ट हो गया है। ये कांग्रेस का काम है कि चुनावी वर्ष में रेट घटा देना किसी भी चीज के, और चुनाव जीतते ही या चुनाव जीतते ही आप ये बताइए, पेट्रोल डीजल के दाम 100 रुपए तक आजाद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ, आप ये राहत दे रहे हैं। और आप जानते होंगे कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं तो हर चीज के दाम बढ़ जाते हैं। ना आसिफ जी, आपकी बात सही है, लेकिन आपने चुनाव का कहा कि चुनाव नजदीक है, तो मैंने इस बात का जवाब दिया कि भारतीय जनता पार्टी चुनावों को लेकर कभी कोई काम नहीं करती। कोई राजनीतिक स्टंट चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। हमारा स्पष्ट और सीधा जो है फंडा है कि हम केवल जनता की सेवा करते हैं। अरे सेवा कैसे? आप बताइए, तेल के दाम इतने कैसे पहुंच गया? मेरा सीधा जवाब दीजिए, आप इधर उधर घुमाए। आखिर जी, तेल के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर निर्भर करते हैं। $60 प्रति बैरल, $60 प्रति बैरल। सरल भाषा में कहें 30 रुपए लीटर तक की जो खर्च आ रहा है। बाकी का सारा टैक्स है, कुछ केंद्र कुछ राज्य, कुछ केंद्र की सरकार ले रही है 30 रुपए करीब, और 30 रुपए आपकी उत्तराखंड की सरकार करीब ले रही है, और 30 रुपए की लागत आ रही है। तो 30 और 30 करीब 60 रुपए आप ले रहे हैं टैक्स में। इसमें रियायत तो कर दें कुछ। नहीं, देखिए, 60 रुपए का करीब टैक्स लगा रहे हैं आप। बिल्कुल आपका कहना सही है, लेकिन मैं एक चीज आपको बता दूं कि जो टैक्स हम लगा रहे हैं, देखिए, भारत में कांग्रेस 2014 में केवल 3.5 करोड़ जो है लोग टैक्स भरते थे। आज भी नहीं, मुझे पेट्रोल डीजल फिर टैक्स पे मत जाइए, मैं पेट्रोल डीजल की बात कर रहा हूँ। इसको बताइए आप कहाँ जा रहे हैं? वो उदाहरण टैक्स पे ही जनता का उदाहरण देके पेट्रोल डीजल पर ही आ रहा हूँ कि
अगर ये पेट्रोल डीजल से सरकार टैक्स ले रही है तो ये सारा टैक्स जो है जनता के हित में ही खर्च हो रहा है। अच्छा, और जब आप विपक्ष, अच्छा ठीक है, विपक्ष में थे तो आप कह रहे थे कि हम डीजल पेट्रोल और गैस सस्ती देंगे, अब कह रहे हैं कि जनता के हक में जा रहा है। नहीं, तो फिर क्यों आप विरोध कर रहे थे? क्यों सस्ता डीजल मांग रहे थे? क्यों सस्ता पेट्रोल कह रहे थे? क्यों सस्ती गैस कह रहे थे आप 14 में? आसिफ जी, कांग्रेस और भाजपा की सरकार का आप फर्क देखिए ना। भाजपा की सरकार में कांग्रेस की तरह कोई घोटालेबाजी नहीं होती थी। अब कहाँ घोटालों पे आ गया? मैं महंगाई पे बात कर रहा हूँ, आप इधर उधर बात को लिए जा रहे हैं। नवीन जी, मैं फिर आऊंगा। सूर्यकांत जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। सूर्यकांत जी, बड़ा विरोध किया, सचिवालय की तरफ कूच आपने किया, हासिल क्या हुआ जनता को? देखिए, आपने जो सवाल उठाया है, प्रदेश में पिछले 4 वर्षों, अगर आप 4 वर्ष पहले 2017 के चुनाव में जाएंगे, 2017 के चुनाव में आज की सत्ताधारी पार्टी ने जनता से वादा किया था कि डबल इंजन की सरकार होगी तो हम राज्य में बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देंगे। इन्होंने वादा किया था कि राज्य में जितने विभाग हैं, उन विभागों में जितने पद खाली पड़े हैं उनमें नियुक्तियां करेंगे। 4 वर्ष का अगर आप पूरा रिकॉर्ड आंकड़ा उठाएंगे तो आपको आश्चर्य होगा, ये पहली बार हुआ राज्य बनने से लेकर के अब तक कि 4 वर्षों में एक बार भी पुलिस की भर्ती नहीं निकली। और पुलिस की भर्ती में आपको बताना चाहता हूं कि इस समय जो एलोकेशन है थानों में और चौकियों में, जो एलोकेशन होना चाहिए उसका 60% भी एलोकेशन नहीं। पुलिस में भर्ती नहीं हुई। स्वास्थ्य विभाग में आप आ जाएं, स्वास्थ्य विभाग में 5500 नर्स राज्य में होनी चाहिए, 5500। केवल 1500 नर्सों से राज्य में काम चल रहा है। उसके बाद आप वार्ड बॉयज में आ जाइए, स्वास्थ्य विभाग में ही, तो वार्ड बॉयज की जो संख्या है राज्य में कम से कम 1200 होनी चाहिए। 250 वार्ड बॉयज से काम चल रहा है पूरे राज्य में। पूरे प्रदेश के अंदर अगर आप लैब टेक्नीशियंस में आ जाए तो लैब टेक्नीशियंस उत्तराखंड में, प्रदेश के अंदर लैब टेक्नीशियंस की जो संख्या है उसकी 1/4 25% यहां पर लैब टेक्नीशियंस है। स्वास्थ्य विभाग का हालत पूरे प्रदेश के अंदर हालत खराब है। अब आप शिक्षा में आ जाए तो प्राइमरी से लेकर के सेकेंडरी से लेकर के और हायर एजुकेशन तक सारे जगह प्राइमरी में पद खाली है, सेकेंडरी में पद खाली है, हायर एजुकेशन में पद खाली है, और कॉलेजेस और स्कूल जो है वो खाली पड़े हुए हैं बिना टीचर के, बिना अध्यापक। राज्य में आपको आश्चर्य होगा कि 22,000 जो हमारे उपनल कर्मी हैं, नवंबर 2018 में राज्य के माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल ने आदेश दिया कि नवंबर 2018 की बात बता रहा हूं आपको मैं, कि 2018 में यह आदेश दिया कि राज्य में जितने उपनल कर्मी हैं, इन उपनल कर्मियों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए, नंबर 1। नंबर 2, आदेश दिया कि जितने उपनल कर्मी हैं इनको चरणबद्ध तरीके से सीनियरिटी के हिसाब से रेगुलराइज कराया जाए, नियमित किया जाए। और तीसरा आदेश का कि जब तक इनका रेगुलाइजेशन चलता है तब तक इनका जो जीएसटी है और जो सर्विस टैक्स है वो ना काटा जाए, जो 25% काटा जाता है। राज्य में स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग लगभग 40% उपनल के माध्यम से चल रहा है। अब आप इस बात को अंदाजा लगाइए कि जो कोरोना काल में दून अस्पताल से लेकर के राज्य सरकार के अस्पतालों में जो कोरोना काल में नर्सेज कॉन्ट्रैक्ट में रखी गई थी पीआरडी के और उपनल के थ्रू, उनको जैसे ही कोरोना कम हुआ उन सब लोगों की छुट्टी कर दी गई, उनको नौकरी से निकाल दिया गया। मैं बात इसलिए आपको पूरी बता रहा हूं तफसील से कि राज्य में पीडब्ल्यूडी विभाग हो, सिंचाई विभाग हो, पुलिस विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, राज्य का वन विभाग हो। वन में आपको मालूम है कि एक भर्ती करी, सारे विभाग में, देखिए सूर्यकांत जी ये बात सही है आपकी, सारे विभाग में पद खाली है, भर्ती करने की जरूरत है। इन्होंने एक मिनट चलिए बात पूरी करिए, बात पूरी, चलिए 1 मिनट, हाँ बात पूरी करिए, मेरी बात पूरी करने दें आप। 30 सेकंड में जल्दी से करिएगा। आपने 15 मिनट उनको दे दिया, मुझे आप हटा दीजिए डिबेट से, अगर आपने मुझे समय नहीं बिना सवाल के आपको सवाल नहीं किया, मैं उनसे बार बार सवाल कर रहा था। मैं सवाल पूछूंगा आपसे।
नहीं, आप मुझसे सवाल पूछिए, लेकिन मैं जो बात जिस पे आज हमने घेराव किया मुख्यमंत्री के आवास का, हाँ। वो मेरा मुद्दा तो सुन लीजिए। हाँ, कि हमारा नारा क्या था? 30 सेकंड बेरोजगारों को रोजगार दो वरना डिग्री वापस लो, ये हमारा नारा था। जी। हम ये कह रहे हैं कि राज्य में आपने पिछले 4 वर्षों में अलग अलग विभागों में जो पद रिक्त पड़े हैं उनमें आपने भर्तियां नहीं करी, लोगों की आंखें पथरा गई। और इनको शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जो रोजगार और स्वरोजगार की बात करते हैं। अभी आपने एक सुना होगा, मुख्यमंत्री जी ने घरचारी योजना शुरू करी, उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन राज्य में पिछले 4 वर्षों में हालत क्यों हो गई कि उत्तराखंड 22.3 की दर से पूरे देश के अंदर बेरोजगारी में सबसे पहले पायदान में आ गया। हमने किसी चीज में टॉप नहीं किया। हमने राज्य के अंदर, चाहे हमारी अर्थव्यवस्था हो वो पटरी से उतरी हुई है, खजाना खाली है, कर्मचारियों को 5-5 महीने परिवहन निगम में हम तनख्वाह नहीं दे पा रहे। हम जितने एडेड कॉलेजेस हैं, चाहे वो इंटर कॉलेजेस हो चाहे डिग्री कॉलेजेस हो, उनको हम समय पर वेतन नहीं दे पा रहे। मैं नवीन जी के पास नहीं जा रहा हूं, आप ही के पास हूं। सूर्यकांत जी, मैं चाहता हूं मेरे सवाल का आप जवाब दीजिए। आपने कहा कि कोर्ट ने कहा इनसे और के उपनल कर्मचारियों को ये समान वेतन दे, समान काम का। जी, आपके जब सरकार थी तब भी विरोध प्रदर्शन हो रहा था, शिक्षा मित्र कर रहे थे, उपनल कर्मचारी कर रहे थे। अब आप जनता के बीच में इनके जाएंगे, उन्होंने तो कोर्ट ने कहा था, चलिए उनको करना चाहिए। आपकी सरकार थी तो आपको भी तो करना चाहिए। पद तो आपकी सरकार के वक्त भी खाली थे, स्वास्थ्य विभाग में, शिक्षा विभाग में, आपकी उस सरकार में भी खाली थे, आपको भी करना चाहिए था उस वक्त। अब आप जनता के बीच में जाएंगे, क्या कहेंगे कि इस सरकार ने नहीं किया? आप अपनी सरकार से, पिछली सरकार से कंपेयर करेंगे तभी तो जनता के समझ में आएगा। सूर्यकांत जी, सही फरमाया आपने। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, 2002 से लेकर 2007 तक एनडी तिवारी जी की सरकार थी। आपको इस बात को मैं दोबारा डिबेट में आने के लिए तैयार हूं अगर मेरी बात झूठ निकले। 56,000 नियुक्तियां अकेले शिक्षा विभाग में नरेंद्र तिवारी जी की सरकार में, जब नरेंद्र सिंह भंडारी मंत्री थे शिक्षा के, 56,000 नियुक्तियां अकेले प्राइमरी में, सेकेंडरी एजुकेशन में, अकेले, अभी हायर एजुकेशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पूरे उत्तराखंड के अंदर रोजगार सृजन के लिए अगर सेलाकुई से लेकर के हरिद्वार होते हुए उधम सिंह नगर तक सिडकुल अगर लगाने का काम किया, अगर इंडस्ट्री को लाने का काम किया, तो केवल एनडी तिवारी जी के जमाने, एनडी तिवारी जी के जमाने में कब तक उस बात को कह के आप वोट मांगते रहेंगे? आपको पिछली सरकार का भी ब्यौरा देना पड़ेगा। पिछली का भी देंगे, पिछली का भी देंगे। 3 बार 5 साल हमारी सरकार रही, चाहे भौगोल जी रहे हो, अब आज वो बीजेपी में है बेशक, लेकिन हमारे चीफ मिनिस्टर रहे 2 साल, और उसके बाद 3 साल हमारे आदरणीय हरीश रावत जी रहे। इन 5 वर्षों में आप देखें, चाहे पुलिस हो, चाहे वन विभाग हो, अलग अलग विभागों में नियुक्तियां हुई। इसमें तो 0 नियुक्ति है साहब। 22.3 की दर से उत्तराखंड पूरे देश के अंदर सबसे टॉप है बेरोजगारी में। तो क्या बेरोजगारी, सवाल करें सूर्यकांत जी, क्या बेरोजगारी और महंगाई, ये 2 मुद्दे लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे विधानसभा चुनाव में? बिल्कुल, बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ तो हम 6 बड़ी जनाक्रोश रैली कर रहे हैं इन दोनों मुद्दों में। 14 मार्च को हम श्रीनगर गढ़वाल में, या 18 मार्च को जश्न मना रहे हैं। इसलिए जश्न मना रहे हैं कि कुंभ नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए जश्न मना रहे हैं कि पूरे राज्य में, आपको मालूम है 1700 लोगों की जान चली गई कोरोना में, 1 लाख लोग संक्रमित हो गए, इसलिए 18 मार्च को ये जश्न मना रहे हैं। 22.3 की दर से उत्तराखंड पायदान में पहले नंबर पे आ गया है बेरोजगारी के, इसलिए जश्न मना रहे हैं। चलिए, आपने तमाम सवाल खड़े कर दिए सूर्यकांत धस्माना जी, मैं जवाब ले लेता हूं। अब आप जवाब दीजिए नवीन ठाकुर जी। सूर्यकांत धस्माना जी के तमाम सवाल मेरे सवाल, हालांकि मैंने भी उनसे सवाल किया कि आप जाओगे तब भी कंपेयर जनता से आपको करना पड़ेगी। आप बताइए किन मुद्दों पर लड़ेंगे आप? महंगाई तो आपने 7वें आसमान पर पहुंच गई, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दाम जब इतने कम हैं तब आपने इतने बढ़ा दिए। अब आप रोजगार आप दे नहीं रहे हैं कोरोना की वजह से, क्योंकि देखिए पर्यटन राज्य है उत्तराखंड, पर्यटन बंद है, वहां पर बहुत नाम मात्र को हो रहा है। आप जो है वो ना तो
हरिद्वार में होने वाले कुंभ की तैयारी पूरी कर पाए। उसको लेकर भी आपने सारा कुछ कोरोना में डाल दिया। चुनाव हो रहा है, पार्टियों की मीटिंग हो रही है, हर काम हो रहा है, मार्केटें खुल रही हैं, लेकिन कुंभ नहीं होगा क्योंकि तैयारी नहीं है आपकी। नहीं, तैयारी पूरी है। पहले जो है हरिद्वार हाईवे को लेकर सवाल उठते थे, वो भी पूरा है। कुंभ की तैयारियां पूरी हैं। लेकिन देखिए, मैं पहले आदरणीय सूर्यकांत धस्माना जी के सवालों का जवाब दे दूं। बहुत वरिष्ठ नेता हैं और काफी सवाल उठाए। मैं आपको बता दूं आसिफ जी, आदरणीय सूर्यकांत धस्माना जी ने स्वास्थ्य विभाग का जिक्र किया, लेकिन ये जिक्र नहीं किया कि डॉक्टर हमने कितने नियुक्त किए, उनकी सरकार में कितने थे। बाकी तो सब गिना दिया उन्होंने। मैं बिंदुवार आपको बताता हूँ। जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई तो स्वास्थ्य विभाग का इस प्रदेश में सबसे बुरा हाल था। 1024 डॉक्टर पूरे प्रदेश में मात्र थे, 1024। और आज 2500 डॉक्टर जो है प्रदेश में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। 2500 मतलब पिछले 15-17 साल में 1024, और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की नेतृत्व वाली सरकार ने 3 साल 10 महीने में 1500 डॉक्टर्स की नियुक्ति कर दी। और अभी और जो है 750 डॉक्टर नियुक्त किए जाने हैं। उसके बाद आदरणीय सूर्यकांत धस्माना जी ने कहा कि नर्सें नहीं है। नर्सें जो है 2700 नर्सों की भर्ती हुई है। 2700 नर्सें जो है ज्वाइनिंग करने वाली हैं। और हमने बिंदुवार आंकड़े हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने जारी किए थे। और अगर आंकड़े और चाहिए हो, कल प्रदेश कार्यालय में कोई भी कांग्रेस का नेता आके मुझसे आंकड़े ले सकता है। मेरे पास जो है डॉक्यूमेंट, मैं आंकड़े दे सकता हूं। उसके बाद आदरणीय सूर्यकांत धस्माना जी ने कहा कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जो है कोई नियुक्तियां नहीं हुई। हायर एजुकेशन में जब कांग्रेस की सरकार थी 57% फैकल्टी केवल थी हमारे महाविद्यालयों में। 47% जो है पद रिक्त थे, ना प्रोफेसर थे। बच्चे कैसे डिग्रियां, केवल डिग्रियां लेंगे, कैसे पढ़ेंगे, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे 5 साल उन्होंने बच्चों को पढ़ाया और क्या डिग्री लेके बच्चे और क्या ज्ञान अर्जित करके गए। आज जो है 90% फैकल्टी उस शिक्षा विभाग में पूरी कर दी गई है। आदरणीय धस्माना जी ने एक और सवाल उठाया कि हमने जो है दूसरे शिक्षा विभाग में एक भी नियुक्ति नहीं की है, टीचर की नियुक्ति नहीं की है। मैंने कहा कि हमने जो 7 लाख नियुक्तियां की हैं उसमें बिंदुवार हर विभाग का 60 विभागों का जो है हमने जिक्र किया है। उसमें बिंदुवार मेरे पास अभी यहाँ पे मैं डिबेट में नहीं लेके बैठा हूँ, ऑफिस में हूँ। एक जो है नियुक्ति किस किस विभाग में कितनी हुई है बिंदुवार हम आपको आंकड़े उपलब्ध करा देंगे। और स्वरोजगार के क्षेत्र में इतना काम हमारी सरकार ने किया कि उसका जो है आंकड़ा ये 22% पे जो आंकड़ा रो रहे हैं बार बार कांग्रेस के लोग। अरे आदरणीय सूर्यकांत धस्माना जी, कोरोना काल के दौरान उत्तराखंड में 8 लाख लोग आए और उसमें से 4.5 लाख लोग यहीं पर रुके। अब जो 4.5 लाख लोग यहाँ पे रुके उनमें सबने जो है अपने नियोजन कार्यालय में, बेरोजगार नियोजन कार्यालय में अपना जो है रजिस्ट्रेशन कराया। तो उसका आंकड़ा लेके आप ये गलत प्रचार प्रसार मत कीजिए कि उत्तराखंड जो है प्रथम नंबर पे आ गया, उस नंबर पे आ गया। नबी जी, कुंभ की तैयारियों को लेकर भी सवाल खड़े हो रहा है। कुंभ की तैयारी आपकी थी नहीं, इसलिए कुंभ को टाला जा रहा है लगातार। आ रहा हूँ सूर्यकांत जी। कुंभ की तैयारी क्यों नहीं थी? कुंभ में देखिए सड़कों का निर्माण, साधु संत तक तो ऐतराज कर रहे हैं आपकी तैयारियों पर। साधु संत कोई विपक्षी पार्टियों के नेता नहीं, साधु संत। देखिए, साधु संतों का जो मांग थी, उनकी मांग थी कि उनको जो है टेंट सिटी दी जाए। और हमने टेंट सिटी का सुरक्षा के कारणों से और स्वास्थ्य के कारणों से टेंट सिटी का इस बार जो आवंटन नहीं हुआ। लेकिन व्यवस्था रहने की सबकी जो है बहुत सुचारू व्यवस्था की गई है। तो इस कारण जो है साधु संतों की कुछ मांगे हम पूरी नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जो जिस चीज की उनको जरूरत थी वो जरूरतें पूरी कर दी। अच्छा नबी जी, एक प्रमुख बात जो जिस मसले को लेकर कांग्रेस ने घेराव किया उसका आप जवाब दे दीजिए, मैं फिर उसी पर आ रहा हूं। युवाओं का कहना है कि डिग्री या तो आप वापस ले लो, नहीं तो रोजगार दे दो, पकौड़ा हम तलेंगे नहीं। मैंने कहा ना, रोजगार कोरोना काल में माना कि कम हुआ, लेकिन सरकारी रोजगार तो सीमित मात्रा में ही है। और जितनी सीमित मात्रा में अभी एक जो है इन्होंने सवाल उठाया आदरणीय धस्माना जी ने कि पुलिस की भर्ती नहीं हुई। 21 तारीख को ही अभी लिखित परीक्षा हुई है पुलिस भर्ती की। सब इंस्पेक्टरों की जो है उप निरीक्षकों की भर्ती 21 तारीख नहीं हुई है। सूर्यकांत जी कह रहे हैं नहीं। सूर्यकांत जी चलिए कुछ कह रहे हैं। सूर्यकांत जी क्या भर्ती हुई है? गलत बयानी कर रहे हैं। जो परीक्षा हुई है वो पुलिस की इंटरनल परीक्षा है। पुलिस की इंटरनल परीक्षा है, वो इंटरनल परीक्षा है, नई भर्ती नहीं हुई है। गलत बयानी कर रहे हैं। नहीं, मैं भर्ती नहीं कह रहा हूँ। 21 तारीख को जो है सत्य बोल रहे हैं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं।
नई भर्ती नहीं हुई है। नहीं हुई है। जो ऑलरेडी पुलिस में लोग हैं उनकी भर्ती गई, उनकी दरोगा की भर्ती हुई, वो परीक्षा हुई है। जब कांस्टेबल उप निरीक्षक बनेंगे तो फिर कांस्टेबल की भर्ती होगी। क्या बात कर रहे हैं? मान लेंगे और कांस्टेबल का स्थान नई भर्ती से भरा जाएगा। तो ये प्रक्रिया तो नई भर्तियां कहाँ है? नई भर्तियां कहाँ है? ये तो नई भर्तियां, मैंने कहा ना कि हमने 7,38,000 के करीब का आंकड़ा जारी किया है। वो सारे वो आप हमसे सूर्यकांत धस्माना जी कुछ कर रहे हैं। सूर्यकांत धस्माना जी सब फर्जी आंकड़ा है। हाँ। कल मैं दोबारा बहस में आने को तैयार हूँ आपकी टेलीविजन में। कल ये वो 7 लाख लोगों का आंकड़ा लेकर के आ जाए, मैं दोबारा बहस में आने के लिए तैयार हूँ। नवीन जी कल आने को तैयार हैं आप? बताइए वक्त। मुझे बताएं स्वास्थ्य विभाग में। अरे सुन लीजिए, अब बात आपने बोली, मैंने बीच में नहीं बोला। चलिए सूर्यकांत जी की बात सुनिए। मैं बीच में नहीं बोला, बताइए। मेरी बात सुनिए। मैं बहस में आने को तैयार हूँ। ये आंकड़ा लेके आए कि पुलिस में कितनी भर्ती करी, वन विभाग में कितनी भर्ती करी, पीडब्ल्यूडी में कितनी भर्ती करी, पर्यटन में कितनी भर्ती करी, आपने स्वास्थ्य विभाग में, नर्सिंग स्टाफ में अभी तो आपने एप्लीकेशन मांगी है, अभी आपने प्रोसेस शुरू किया, कहाँ किया है? विदाई का समय आ रहा है, चौथा साल खत्म हो गया है, 18 तारीख को आप जश्न मना रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हमने भर्तियां कर दी। अभी भर्ती कहाँ हो गई? भर्ती नहीं हुई। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आज 22.3 की दर से उत्तराखंड सबसे पहले पायदान में है कि नहीं है? ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तो बाकायदा रिसर्च करके, सर्वे करके पूरे देश में आंकड़ा आया है। तीन राज्य जो है, तीनों भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य है, सबसे टॉप में, और उसमें उत्तराखंड नंबर 1 पे है। आज हमारा जो घेराव था, हमारा 14 मार्च को श्रीनगर में महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ, 25 मार्च को हमारा हल्द्वानी में, और उसके बाद उत्तरकाशी में, उसके बाद पिथौरागढ़ में, उसके बाद रुद्रपुर में, उसके बाद देहरादून में 6 बड़ी रैली राज्य स्तरीय हम महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ करने जा रहे हैं। और इस राज्य से जब तक भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के नहीं फेंक देंगे, आप ये कहते रहिए कि कांग्रेस के लोग बेरोजगार हैं, हमारी जिम्मेदारी है, हम एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते आज जो लूट मचाई है, आपने महंगाई की बात करी, मैं पूछना चाहता हूं, पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर कच्चे तेल की कीमत न्यूनतम $28 पर बैरल चली गई। आपके पूरे 7 साल के मोदी जी के राज में जो कच्चा तेल था वो $50 पर बैरल से ऊपर एवरेज नहीं आया। और आपने आज पेट्रोल और डीजल में जो 4.5 लाख करोड़ रुपए की लूट और जो सर्जिकल स्ट्राइक आपने माता बहनों की रसोई पे करी है, आज अनाज महंगा, सब्जी महंगी, दालें महंगी, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, रसोई गैस भी नहीं छोड़ी, लोगों का चूल्हा भी न जले, ऐसा इंतजाम आप कर रहे हो। सूर्यकांत धस्माना जी माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा, वक्त की कमी है। आपका नारा केवल लूट का है। सूर्यकांत धस्माना जी, वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया सूर्यकांत धस्माना जी, नवीन जी, हमारे खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए।